हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे जिब्रेलिन हार्मोन। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके नेचर का। तो अगर हम इसके नेचर की बात करें तो जिब्रेलिन जो है वो ऑक्सीजन की तरह ही वीकली एसिडिक होता है। कैसा होता है? वीकली एसिडिक होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इसके प्रिकर्सर की, कि इसका प्रिकर्सर क्या है, जिब्रेलिन की सिंथेसिस किससे होती है। वो अगर हम बात करें तो जिब्रेलिन का प्रिकर्सर है मैवलोनिक एसिड, जबकि बेटा ऑक्सिन का प्रिकर्सर मैंने क्या बताया था, इंडोल एसिटिक एसिड का, नेचुरल ऑक्सिन का ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, जबकि इसका क्या है, मैवलोनिक एसिड। एक्चुअल में मैवलोनिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए इससे डिराइव्ड होता है। ठीक है, मैवलोनिक एसिड इसका प्रिकर्सर है। अगर हम बात करें रीजन ऑफ सिंथेसिस की, तो जिब्रेलिन जो हार्मोन है उसकी सबसे ज़्यादा जो सिंथेसिस होती है ना, ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन में, वो होती है बेटा डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर। डेवलपिंग एम्ब्रियो में जैसे ऑक्सिन की शूट टिप और रूट टिप में ज़्यादा हो रही थी, वैसे ही जो आपका जिब्रेलिन है उसकी सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन हमें कहाँ पे मिलेगी, डेवलपिंग एम्ब्रियो में ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एपिकल शूट बड में भी ये सिंथेसाइज होता है। एपिकल शूट बड जिसके अंदर आपके यंग लीव्स होते हैं, तो उनके लिए इफेक्टिव होता है ये। इसके अलावा डेवलपिंग सीड्स में भी सिंथेसाइज होता है। ये हम वो साइट्स बता रहे हैं जहां जहां पे जिब्रेलिन सिंथेसाइज होता है। इवन रूट टिप में भी सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इसका, मूवमेंट। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो ऑक्सिन की तरह जो आपका जिब्रेलिन होता है वो भी डिफ्यूजन करता है, मूवमेंट करता है, और इसकी भी मूवमेंट दोनों तरह की होती है, एक्रोपेटल एंड बेसिपिटल। अब ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो इसका भी ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। या तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज से हो रहा है, या फिर ये कंडक्टिंग चैनल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडक्टिंग चैनल्स के थ्रू भी जिब्रेलिन क्या हो जाता है बेटा, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। जबकि ऑक्सिन सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू, पैरेन्काइमा सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा था, डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जबकि ये डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है और इवन कंडक्टिंग चैनल्स को भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है बायो एसिड टेस्ट। इसका क्वांटिटेशन अगर हम करें तो वो किन किन मेथड से किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट से। ऑक्सिन का हमने फेमस बताया था एवेना कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही जिब्रेलिन में बायो एसिड टेस्ट आता है ड्वार्फ पी इलोंगेशन टेस्ट। ड्वार्फ पी एलोंगेशन। ठीक है, एक तो ये आता है बायो एसिड टेस्ट, और दूसरा आता है बार्ले एंडोस्पर्म डाइजेशन। इससे हम जिब्रेलिन का क्वांटिटेशन करते हैं, बार्ले एंडोस्पर्म डाइजेशन। बेटा आपको कुछ और याद हो या ना हो, लेकिन आपको हार्मोन के फंक्शन जरूर याद होने चाहिए और उनकी रीजन ऑफ सिंथेसिस। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। हिस्ट्री की हमने बात कर ली थी कि जो बैकेन फुलेस सीडलिंग डिजीज था, जापान के अंदर जो राइस सीडलिंग थे उनके अंदर बैकेन फुलेस सीडलिंग डिजीज हो गया था। एक्चुअली बैकेन को जापानीज में बैकेने बोला जाता है। ठीक है,
हम तो बोल देते हैं बैकेन फुल सीडलिंग, बैकेनिया डिजीज या इसको फुल सीडलिंग डिजीज भी कहा जाता है। इस डिजीज में होता क्या है बेटा कि जो आपके राइस प्लांट होते हैं, एक तो वो येलो कलर के हो जाते हैं, येलोइंग हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, और उन प्लांट की लेंथ 50% तक इंक्रीज हो जाती है, मतलब 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। कितने इंक्रीज हो जाते हैं? 1.5 टाइम्स क्या हो जाती है? उनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जिब्रेलिन जो है वो इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है। क्या कहलाता है? उनके इंटरनोड, दो नोड के जो बीच का डिस्टेंस है उसको बढ़ा देता है, उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये होता है बैकेन या फुल सीडलिंग डिजीज। तो अब हम आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शन में सबसे पहली चीज तो हमने बताई दी कि ये ग्रोथ कराता है, और मेनली ग्रोथ किस में प्रमोट करता है? स्टेम में एंड लीव्स में। ध्यान रखना कि जो जिब्रेलिन होता है उसका रूट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑन रूट। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो रूट पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन स्टेम की और लीव्स की क्या करता है बेटा? लेंथ को बढ़ाता है, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। या जैसे पर्टिकुलर ऑर्गन का साइज बढ़ाना हो तो उसमें आपका कौन सा हार्मोन आता है? जिब्रेलिन हार्मोन आता है। कौन सा आता है? जिब्रेलिन हार्मोन आता है। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। तो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को, अगर कोई प्लांट ऐसा है जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है, छोटे साइज का प्लांट है, अगर हमें उस प्लांट की नॉर्मल हाइट करनी है, मतलब हाइट को बढ़ाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जिब्रेलिन को एक्सपोज करा देंगे उसके ऊपर। तो जिब्रेलिन क्या कर देगा? उसके इंटरनोडल डिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मेनली अगर आप देखोगे तो जिब्रेलिन को कॉमनली का क्या कहा जाता है बेटा? बोल्टिंग हार्मोन कहा जाता है। ये चीज याद रखना, जैसे ऑक्सिन को रूटिंग हार्मोन कहा जाता है, वैसे ही जिब्रेलिन को बोल्टिंग हार्मोन कहा जाता है। अब ये बोल्टिंग क्या होती है बेटा? बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड इलोंगेशन just prior to flowering, just prior to flowering, and rosette habit plant. रोजेटे हैबिट प्लांट जो है उनके अंदर इंटरनोडल इलोंगेशन करा देगा जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। अगर हम उनके ऊपर जिब्रेलिन को एक्सपोज करा दें तो उनमें फ्लावरिंग से जस्ट पहले उनका इंटरनोड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। रोजेटे हैबिट वाले प्लांट का मतलब क्या है? जो प्लांट रिड्यूस्ड होते हैं, जिनका इंटरनोडल डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, लीव्स ब्रॉड होते हैं लेकिन इंटरनोड बहुत कम होता है, उनको हम कहते हैं रोजेटे प्लांट। ठीक है, तो रोजेटे प्लांट के ऊपर अगर जिब्रेलिन डाल दिया जाए तो उनके अंदर फ्लावरिंग से जस्ट पहले उनके अंदर इंटरनोडल डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोजेटे हैबिट के प्लांट कौन कौन से हैं? आपका शुगर बीट हो गया, जितनी भी रूट वाली क्रॉप है, रेडिश हो गया। ठीक है, इवन आपका कैबेज एंड हैनबेन, ये भी बेटा कैसी हैं? रोजेटे हैबिट वाली प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इनके अंदर इंटरनोडल इलोंगेशन करा देता है। क्या करा देता है? इंटरनोडल इलोंगेशन करा देता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इसका आता है फ्रूट की एल्ड को लेकर के। बेटा फ्रूट के केस में हम पढ़ेंगे, इथाइलिन के केस में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, फ्रूट जो होता है उसका नंबर और उसके साइज को कौन इंक्रीज करता है? जिब्रेलिन इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ध्यान देना, फ्रूट की राइपनिंग करानी है,
फ्रूट को सिंक्रोनाइज कराना है तो वो करता है इथाइलिन। लेकिन फ्रूट का नंबर बढ़ाना है और पर्टिकुलर, मैंने क्या कहा था, पर्टिकुलर ऑर्गन का साइज बढ़ाना। जैसे ग्रेप्स पहले बहुत छोटे छोटे आते थे, आजकल के ग्रेप्स क्या आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि वो हमने क्या कर दिया है, उनके ऊपर जिब्रेलिन हार्मोन डाल दिया है, तो उन फ्रूट का साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है। पहले बनाना बहुत छोटे छोटे आते थे, आजकल लंबे लंबे आते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर चीज का साइज बढ़ाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जिब्रेलिन। तो फ्रूट का साइज बढ़ाना है या फ्रूट का नंबर बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जिब्रेलिन यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इसकी हेल्प से सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जाता है। सीड एंड बड डॉर्मेंसी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ब्रेक डाउन मतलब उसको ओवरकम कर जाती है और सीड डॉर्मेंसी से बाहर आ जाती है। अब मैं आपको बता दूं डॉर्मेंसी एक्चुअल में क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम व्हीट, जैसे अब हमने अनाज निकाला है, व्हीट निकाला है, तो हम व्हीट के ग्रेन को थोड़ा सा ड्राई करते हैं, ठीक है, सुखाते हैं और उसके बाद स्टोर करके रख लेते हैं जब तक कि अगला फेवरेबल सीजन नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सीड को डॉर्मेंट स्टेज में एंटर कराने। डॉर्मेंट स्टेज क्या होती है बेटा, कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो अलाइव तो है लेकिन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, या हम कहते हैं लेस एक्टिव हो जाते हैं। ड्राई करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाते हैं ताकि वो अगले फेवरेबल सीजन तक सरवाइव कर जाए। क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल अंदर क्या है, बहुत कम क्वांटिटी में है, क्या है, बहुत कम क्वांटिटी में। तो मेनली आपको मैं बता दूं, डॉर्मेंसी कराता कौन है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ये स्ट्रेस हार्मोन भी है, स्ट्रेस कंडीशन आ गई कि अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो वो चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती, तो उसने क्या कर दिया, डॉर्मेंसी में इंक्लूड, उसको एंटर करा दिया। अब डॉर्मेंसी से उसको बाहर कौन निकालेगा, जिब्रेलिन। बेटा ध्यान देना, डॉर्मेंसी से बाहर जिब्रेलिन भी निकालता है, साइटोकाइनिन भी निकालता है, इथाइलिन भी निकालता है। तो इस फंक्शन में ये सारे हार्मोन एब्सिसिक एसिड के अपोजिट एक्शन कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर एंटागोनिस्ट टू एब्सिसिक एसिड। ये इस पॉइंट में एब्सिसिक एसिड के क्या है, एंटागोनिस्ट, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। और दूसरा फंक्शन जिसमें ये एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट काम करता है वो है सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो आपका जिब्रेलिन हार्मोन है ये तो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, कि आपने सीड्स को रख दिया तो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर देगा। ठीक है, लेकिन जो आपका एब्सिसिक एसिड है, क्योंकि वो सीड को डॉर्मेंट स्टेज में एंटर करा रहा है तो वो नहीं चाहता कि सीड उस टाइम पे जर्मिनेट करे। दैट मीन्स वो उसको इनहिबिट करता है, एट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। बेटा इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है भाई, सीड को हम डॉर्मेंट स्टेज में एंटर करा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, अदरवाइज अगर वो डॉर्मेंट स्टेज में एंटर नहीं करता तो सीड उसी टाइम जर्मिनेट कर जाता। अब जर्मिनेट कर गया तो बाहर है अनफेवरेबल कंडीशन, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हम चाह रहे हैं कि सीड उस टाइम पे जर्मिनेट ना करे, उससे रेडिकल और प्लूम्यूल ना निकले, ठीक है, ताकि प्लांटलेट ना बने। तो उसके लिए उसको क्या करना होता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करना होता है। ठीक है, तो जब सीड डॉर्मेंट स्टेज में जाता है तभी सीड का जर्मिनेशन क्या होता है, इनहिबिट होता है। तो एब्सिसिक एसिड सीड डॉर्मेंसी और बड डॉर्मेंसी कराता है और सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। जबकि आपका जो जिब्रेलिन है ये उससे बाहर निकलने में मदद करता है। जैसे ही फेवरेबल पीरियड आएगा, सीड को जर्मिनेट होना है तो वो डॉर्मेंसी से बाहर निकलेगा। तो वो बाहर कैसे निकलेगा, इन हॉर्मोन्स की हेल्प से निकलेगा। तो ये क्या करते हैं, ये डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करते हैं या हम कहते हैं ओवरकम करते हैं, ताकि सीड डॉर्मेंट स्टेज से बाहर आ जाए। तो सीड डॉर्मेंट स्टेज से बाहर आ जाएगा तो सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट भी हो जाएगा। तो ये जर्मिनेशन को प्रोमोट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका जिब्रेलिन का, माल्ट।
माल्टिंग एक प्रोसेस होता है, जितनी भी ब्रीवरी इंडस्ट्रीज होती है ना बेटा, ये क्या करती हैं, जो आपके ग्रेन्स होते हैं जैसे बाजरा से या जवार से, इनसे क्या बनाया जाता है, वाइन या बियर ये बनाई जाती हैं। तो जितने भी सीरियल ग्रेन से वो बनाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है माल्टिंग। माल्टिंग क्या होता है, पहले सीड्स को जर्मिनेट कराया जाता है, ठीक है, उनको भिगोया जाता है ताकि सीड जर्मिनेट हो जाए। लेकिन सीड को पूरा जर्मिनेट नहीं होने दिया जाता, उसको बीच में ही अरेस्ट किया जाता है। कैसे अरेस्ट करते हैं, उसको ड्राई कंडीशन दे देंगे। ड्राई कंडीशन आते ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन। क्यों, क्योंकि एंजाइम को एक्ट करने के लिए मीडियम चाहिए, तो वो उसी स्टेज पे अरेस्ट हो जाए, उसी स्टेज पे क्या, ठीक है, तो उसी स्टेज पे जो अरेस्ट हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं माल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, माल्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है, माल्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अगर हम बार्ले सीड्स, मेनली हम बार्ले के सीड्स को यूज करते हैं माल्टिंग के लिए, अगर उनको हम जिब्रेलिन सप्लाई कर दें तो वो माल्टिंग की स्पीड को बढ़ा देंगे, माल्टिंग की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगला फंक्शन इनका आता है फ्लावरिंग को लेकर के। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन, और एक हम पढ़ेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। अब ये क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। वर्नलाइजेशन जो प्लांट करता है ना बेटा, वो प्लांट फ्लावरिंग तभी करता है जब उसको कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाए। क्या दिया जाए, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया। जो प्लांट वर्नलाइजेशन शो करते हैं उनमें फ्लावरिंग तभी होती है जब उनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है। और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग तभी होती है जब डे लेंथ ज़्यादा होती है और नाइट लेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। डे ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, कितना, एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है, वो प्लांट टू प्लांट क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। तो उस क्रिटिकल डे लेंथ, क्रिटिकल लाइट आवर से अगर उनको ज़्यादा लाइट चाहिए तो उनको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। तो वो फ्लावरिंग तभी करते हैं जब उनको लॉन्ग डे वाली कंडीशन मिले। कैसी कंडीशन मिले, लॉन्ग डे। लेकिन मान लो हमें समर सीजन है और हम लो टेम्परेचर नेचुरली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें उस प्लांट में फ्लावरिंग करानी है, तो उस कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जिब्रेलिन। कि हम कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो उसको जिब्रेलिन हार्मोन दे दो तो भी वो फ्लावरिंग कर जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग डे प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन नहीं मिल रही है तो क्या दे दो, जिब्रेलिन दे दो, तो भी वो क्या कर जाता है, फ्लावरिंग कर जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग डे और कोल्ड जो कंडीशंस है फ्लावरिंग के लिए, उनको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जिब्रेलिन से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस आती है पार्थिनोकार्पी। ऑक्सिन में भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन जो है वो भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। हमने वहाँ पे भी कहा था कि जैसे कि वहाँ पे टोमेटो में पार्थिनोकार्पी कराता है वो, ऐसे ही जो आपका जिब्रेलिन होता है वो भी सीडलेस फ्रूट की प्रोडक्शन कराता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीडलेस फ्रूट की प्रोडक्शन पार्थिनोकार्पी नहीं है, लेकिन मोस्टली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन पार्थिनोकार्पी मेनली होती क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो खास करके ये जो पोम फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है उनको सीडलेस बनाता है। पोम फ्रूट में आपके क्या आते हैं, एप्पल आते हैं, ठीक है। एंड इवन स्टोन फ्रूट्स को भी सीडलेस बनाते हैं। तो ये थी बेटा हमारी जिब्रेलिन के फंक्शन, इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, ऑक्सिन हार्मोन में हमने क्या कहा था बेटा, ऑक्सिन को एक तो रूटिंग हार्मोन कहा जाता है क्योंकि उसको हम टिश्यू कल्चर में रूटिंग के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, ऑक्सिन जो है एपिकल डोमिनेंस कराता है, वो इसका मेन फंक्शन था। और सबसे डोमिनेंट फंक्शन तो उसका क्या था, सेल इलोंगेशन, ठीक है। वैसे ही जिब्रेलिन को कॉमनली कहा जाता है बोल्टिंग हार्मोन,
क्या कहा जाता है, वॉल्टिंग हार्मोन कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, एंटोनोडल डिस्टेंस को बढ़ाता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के साइज को बढ़ाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू बेटा।